वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज का वीडियो है बेज़ल नॉर्म्स पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी एक इकॉनमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉर्म्स हैं ये। तो क्या हुआ था कि हम शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, इकॉनमीज़ रिकवर करने लगी, इकॉनमीज़ बढ़ी, ग्लोबल इकॉनमी का साइज़ एक्सपेंड हुआ, ग्लोबलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, इकॉनमीज़ ट्रैक पे आने लगी। तो क्या हुआ कि 1974 के आसपास 94 1974 में कुछ सेंट्रल बैंक के गवर्नर से जो 10 कंट्रीज़ के थे, और ये कंट्रीज़ जनरली बड़ी बड़ी कंट्रीज़, यूके, यूएस, अमेरिका, यही जिनका ब्रेटन वुड्स में भी हाथ था इंस्टीट्यूशन, इनकी कमेटी, इन कंट्रियों के सेंट्रल बैंकर्स ने एक कमेटी फॉर्म करी, बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़। ये कमेटी यूजुअली मीट किया करती थी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो बेज़ल स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसीलिए इस कमेटी का नाम बेज़ल कमेटी भी हो गया। अब ये लोग करते क्या थे? इस कमेटी ने कुछ सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशू किए 1975 से, और ये बेज़ल अकॉर्ड्स, बेज़ल नॉर्म्स कहे गए। इनका मकसद क्या था? ये करते क्या है बेज़ल नॉर्म्स? बेज़ल नॉर्म्स असल में ये कुछ उस टाइप के नॉर्म्स हैं जो इशू किए जाते हैं बैंकिंग व्यवस्था को स्टेबल और क्राइसिस से बचाने के लिए। क्या होता है, क्योंकि हमें पता ही है कि किसी भी कंट्री में बैंक्स का कितना बड़ा रोल होता है। एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग होते हैं वो, बहुत ही मेजर सोर्स होता है क्रेडिट का, और तो उनकी स्टेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती। और जब ये चीज़ शुरू की गई थी तब तो शायद एनबीएफसीज़ का इतना रोल भी नहीं होता था। आज भी बैंकिंग ही डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं क्रेडिट डिलीवरी में। तो इसलिए ये बेज़ल नॉर्म्स बनाए गए ग्लोबल बैंकिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, और रिस्क प्रपोर्शंस तक ना पहुँचे इसलिए। इस समय जो है ना, वो बेज़ल नॉर्म्स 3 चल रहे हैं। ऐसे 3 बारी इशू किए गए हैं बेज़ल नॉर्म्स, तो हम तीनों डिस्कस करेंगे। पहला हम बेज़ल नॉर्म 1 से शुरू करते हैं। देखिए, ये पहले 1988 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इन पहली बार इनका सबसे पहला फोकस जो था वो था कि कैसे क्रेडिट रिस्क को जो बैंक्स फेस करते हैं उसको टैकल किया जाए। हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें बैंक डिपॉजिट लेते हैं और लेंड करते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा रिस्क तो क्रेडिट रिस्क होता है कि भाई जो लोन दिया है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, कहीं ये लोन्स जो एसेट हैं हमारी बैलेंस शीट में, कहीं ये एनपीए तो नहीं बन जाएंगे। तो ये इशू किया गया, और इंडिया ने ऑलमोस्ट 11 साल बाद 1999 में इसको अडॉप्ट किया, बेज़ल 1 नॉर्म्स को। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1992 में आरबीआई में एक कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न। तो उसका भी मेन काम यही है जो ये बेज़ल नॉर्म्स करते हैं। 1991 के रिफॉर्म्स को देखते हुए, इकॉनमी को ग्लोबलाइजेशन जो सरकार ने डिसाइड किया कि अब किया जाएगा इकॉनमी का, तो उसके बाद आरबीआई ने भी माना और रिकमेंड किया कि बेज़ल 1 नॉर्म्स भी अब इंडिया में इम्प्लीमेंट होंगे, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को क्राइसिस प्रपोर्शन से तक पहुंचने में बचाने से। तो बेज़ल नॉर्म 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? सबसे पहला, एक इसमें 2 पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट ये था कि सारे बैंक्स को एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% का मेंटेन रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि बेज़ल 1 जो है वो बैंक के एसेट्स को 5 रिस्क कैटेगरी में बांटता था, 0%, 10%, 20%, 50%, 100%। मतलब कि भाई किस एसेट को लिक्विड बनने में, वापस आने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ये जनरली ऐसा होता था कि बैंक्स के एसेट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता था नेचर ऑफ डेप्टर के हिसाब से। डेप्ट मतलब कि भी जैसे मान लो कंज्यूमर लोन्स को हमेशा रिस्की समझा जाता है,
बिज़नेस लोन्स और उन लोन्स, इन अलग अलग टाइप के लोन्स को, एसेट्स को अलग अलग रिस्क कैटेगरी में, जो कैटेगरी 5 दी है इसमें डिवाइड करना है एज़ पर बेसल नॉर्म्स 1। अब मैं साइड वाले बॉक्स में आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक बार समझा देता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। किसी भी बैंक की हेल्थ को बताने के लिए, बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। चाहे इसकी बात बेसल नॉर्म्स 1 पे की गई थी, लेकिन आज तक बेसल नॉर्म 3 में भी इसको मेंटेन करना होता है। तो उस समय ये 8% था। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, क्योंकि आगे भी नॉर्म्स में आपको समझने में आसानी होगी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो अब ये है क्या, हम बात करते हैं। तो ये क्या है कि बैंक्स का जो अवेलेबल उसके पास कैपिटल है, जब आप उसको डिवाइड कर देते हैं उस बैंक के रिस्क वेटेड एसेट्स को, क्रेडिट एडवांसेस को, ग्रॉस एडवांसेस को, क्रेडिट एक्सपोजर्स को। देखिए रिस्क वेटेड एसेट्स क्या हुए, रिस्क वेटेड एसेट्स हुए कि जो भी उसके अलग अलग लोन्स हैं, हम बेसिक समझते हैं कि अभी लोन ही है उसके पास, उसको रिस्क के हिसाब से वेट करना है ना, वो हो जाते हैं रिस्क वेटेड। अभी रिस्क कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके लिए रेटिंग होती है, रेटिंग एजेंसीज होती हैं ना, रेटिंग कंपनीज होती हैं, वो नॉर्म्स वो पर्टिकुलरली करते हैं कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर टाइप के एसेट में। जब इनको डिवाइड किया तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आ जाता है। इस रेशियो को कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहते हैं, CRAR भी कहते हैं, CAR भी कहते हैं। ये रेशियो इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो के पीछे ये सब करने के पीछे मेन मकसद होता है कि डिपॉजिटर्स को बनाए रखना, उनकी सेफ्टी को बचाए रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर बैंक रन हुआ तो क्राइसिस प्रपोर्शन पर कुछ ऐसी क्राइसिस स्थिति आई तो बैंक रन ना हो जाए, लोगों का सिस्टम पे, फाइनेंशियल सिस्टम पे फेथ कम ना हो जाए, फेथ कम ना हो। यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि लोगों का सिस्टम पर फेथ ख़त्म नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फॉर्मूला, अब CAR का फॉर्मूला क्या है, टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। तो जो हम ये कैपिटल को रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड करते हैं, कैपिटल टायर 1 और टायर 2 से बनी होती है। अभी हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, तो जो टायर 1 कैपिटल होती है ना, उसको कोर कैपिटल कहते हैं। कोर, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम की कैपिटल है। जैसे ये इसमें होता क्या क्या है, इसमें कैपिटल होता है, इक्विटी कैपिटल होती है इसमें, उसने जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके और इंटेंजिबल कोई बिल्डिंग्स हैं, कोई मशीनरी ख़रीद रखी है, बैंक ने ख़रीदता ही होगा कुछ चीज़ों को, वो सारे एसेट जिनको बेच के फटाफट पैसे आ सकते हैं, उसको कोर कैपिटल कहते हैं। जो इलिक्विड, जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, और रेवेन्यू रिजर्व्स उसने जो रखे हुए हैं, कुछ कैश रखा हुआ है इस टाइप का, ये सब कोर कैपिटल में आता है, टायर 1 कैपिटल में आता है। और इस कैपिटल का मेन मकसद होता है लॉसेस को एब्जॉर्ब करना। लॉसेस किस टाइप से हो सकते हैं, ऑपरेटिंग लॉस हो सकता है, मतलब बैंक को चलाने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पेनल्टी लग जाती है उसके ऊपर, कोई फ़ाइन लग जाता है, भारी फ़ाइन लग जाता है उसके ऊपर, कोई वो कोर्ट केस हार जाता है, या फिर उसकी जो उसने सिक्योरिटीज़ ली हैं उसकी वैल्यू गिर जाती है, NPA बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोन NPA हो जाते हैं। तो उस केसेस में ये कैपिटल, जो टायर 1 कैपिटल है, वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर लेगी और बैंक को ऑपरेशन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा। इसमें ये कैपिटल में सबसे बड़ा जो इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि इन लोगों को, जो टायर 1 कैपिटल जब यूज़ होता है तो इसको बैंक ऑपरेशंस को बंद करने के लिए नहीं काम आता, मतलब बैंक्स को अपने ऑपरेशन बंद नहीं, बैंक चलता रहेगा और ये वाला कैपिटल उसके लॉसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब टायर 2 कैपिटल क्या होगा, जनरली ये अनऑडिटेड चीज़ें होती हैं कि भी उसने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं लेकिन वो ऑडिट में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, बैंक ने कुछ ऐसी रिज़र्व्स रखे हुए हैं, कुछ ऐसे लॉस रिजर्व्स रखे हैं, अनऑथर रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, अनऑडिटेड है, रिकॉर्ड में नहीं है। अनऑडिटेड है, रिकॉर्ड में तो है, सॉरी। तो अब ये टायर 2 कैपिटल का यूज़ कब आएगा, तो इसका, ये कैपिटल लॉस को एब्जॉर्ब करता है इन द इवेंट जहाँ पे कंपनी ख़त्म या बैंक को लिक्विडेट करा जा रहा है, बैंक को फिनिश किया जा रहा है।
ठीक है ना। जैसे अभी किसी ही कुछ क्या एक कोऑपरेटिव बैंक है, शायद इंडियन कोऑपरेटिव बैंक है, उसको आरबीआई ने लिक्विडेट करने के लिए कह दी। इस बेसिस पे इस समय में ये जो होता है कैपिटल, ये एब्जॉर्ब करना होता है टायर 2, ठीक है ना। तो इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट क्वेश्चंस, तो इट इज़ वन दैट क्वेश्चंस लॉस इन केस द बैंक इज़ विंडिंग अप, सो इट प्रोवाइड्स अ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन डेफिनेटली। क्योंकि अगर मान लीजिए बैंक बंद हुआ तो ये कैपिटल तब काम में आता है। तो जनरली ये लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, हमें जो डे टू डे डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करना और सिस्टम पे फेथ बनाए रखना, उसके लिए टायर 1 कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। इसको कंपैरेटिवली ज़्यादा रखना होता है, बैंकों को इसका प्रोविज़न करके रखना होता है ज़्यादा। बेज़ल 2 नॉर्म्स, देखिए बेज़ल कमेटी ने ही एक पब्लिश किया था एक चीज़ जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एंड कैपिटल स्टैंडर्ड्स, अ रिवाइज फ्रेमवर्क। तो कॉमनली इसको बेज़ल 2 नॉर्म्स कहा गया और इसको 2006 में इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था तब तक। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले, आप ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है, बेज़ल नॉर्म टूम्स में। तो पहला पिलर क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो ये हर बैंक की होनी चाहिए, मिनिमम ये तो होना ही चाहिए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इस पे 8% पे ही रहा, ठीक है, बेज़ल 1 की तरह। इसमें क्या हुआ कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% के बाद इसमें अब क्या थी, अलॉन्ग विथ क्रेडिट रिस्क, इसमें 2 और रिस्क को अकाउंट करा गया था इनको बनाते समय, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। देखिए क्या जो B1 था उसमें क्रेडिट रिस्क की बात की गई थी। उसमें जब वो नॉर्म्स बनाए गए तो देखा गया ट्रेडिशनल बैंकिंग के हिसाब से कि भाई लोन्स ना वापस आए तो वो वाला रिस्क बैंकों को होता है, तो उसी का अकाउंट किया था। लेकिन इसमें मार्केट रिस्क भी था। 2006 तक ग्लोबल बैंकिंग का साइज़ बहुत बड़ा हो गया था और मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को भी अकाउंट किया। अब ये दोनों होता है कि मार्केट रिस्क हुआ, मार्केट में प्राइस के मूवमेंट, स्टॉक जिसमें बैंक ने लगा रखा है, सिक्योरिटीज़ खरीदी, उनकी में प्राइस में डिफरेंस आने की वजह से जो एसेट की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है ना, वो एक रिस्क। और ऑपरेटिंग रिस्क, बैंक को ऑपरेट करने में जो रिस्क आ रहा है, जैसे कहीं आग लग गई बैंक में, किसी ब्रांच में, ऑपरेशनल लॉस हो गया, ऑपरेट करते हुए उसको किसी ने सू कर दिया, उस पर कोई केस हो गया, उसके बाद कोई केस वो हार गया, उसके ऊपर ऑपरेट करते हुए कोई चीज़ को रेगुलेशन ना मानते हुए आरबीआई ने उसके ऊपर बहुत बड़ा वो लगा दिया, मतलब कोई फ़ाइन लगा दिया, तो ये सब ऑपरेशनल रिस्क है। इन सब को कंसिडर करते हुए ये नॉर्म्स को बनाया गया था और 8% पहले की तरह रखा गया। अब दूसरी प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी चेंज क्या आई, ये देखेगा कि रिस्क वेटेड एसेट्स की हमने बात की थी सीआर को कैलकुलेट करते समय, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा चेंजेस लाया गया। बेज़ल 1 में तो क्या था कि हर एसेट को ये देना है, इन लोन्स को इन कैटेगरी में डाल देना है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस था सेकंड टाइम कि आपको इन सबको लोन्स को रेट करना है, रेटिंग कंपनीज करेंगी उसने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को उसको हमेशा 100% की कैटेगरी में डालना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी फ़िक्स्ड इनकम होती है और कंपैरेटिवली सेफ़ रहती है कि वो तो शायद उसको आएगी ही आएगी, आती ही आती है, तो उसको आपको 100% कैटेगरी में नहीं, अगर उसको कोई लोन लेना है तो ये रेटिंग एजेंसी अपने हिसाब से उसके सिबिल स्कोर के हिसाब से उसको रेट करें और फिर, तो ये एक चेंजेस आया था। अब हम दूसरा पिलर देखते हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो इसमें क्या था कि सुपरवाइज़र्स जो होंगे, जो भी सेंट्रल बैंक के, जैसे आरबीआई भी सुपरवाइज़ करता है, इंस्पेक्शन होता है हर साल बैंक का, तो सुपरवाइज़र्स भी एवेल्युएट करेंगे एक्टिविटी, इंडिविजुअल बैंक की रिस्क प्रोफाइल बनाएंगे और फिर उसके बाद वो डिटरमाइन करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हैं पिलर 1 में वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सुपरवाइज़र्स जो होते हैं, आपको पता है, वो ही मेन काम है बैंकों का करना है रेगुलर बेसिस पे। तो इसको क्या नाम दिया गया, बी पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी प्रोसेस, ICAAP। इस चीज़ को एक एक्टिविटी है, अम्ब्रेला एक्टिविटी है, जिसका मतलब होता है कि एक बैंक की गवर्नेंस, उसका मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल ऑफ ऑल द रिस्क एंड मैनेजमेंट फंक्शंस,
तो मतलब उसकी सारी इन चीज़ों का ध्यान रखना, उसका रिस्क प्रोफाइल बनाना और उस हिसाब से देखना कि बैंक्स वो चीज़ों को फॉलो कर रहा है नहीं। कंटिन्यूस सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पिलर बहुत अच्छा ये इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट डिसिप्लिन का। मार्केट डिसिप्लिन कमेटी का ये मानना था कि मार्केट प्लेस में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं और जो बैंक के शेयर्स में जिन्होंने इन्वॉल्व किया शेयर होल्डर्स हैं, मार्केट जो है वो इन बैंक को सुधारे। बैंक की मैनेजमेंट का केयरलेसनेस है उसको कंट्रोल में रखने के लिए मार्केट डिसिप्लिन रखा जाए। उनका ये मानना था कि अगर आप बैंक्स की जो बैलेंस शीट है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए जाएंगे, उसका एसेट क्वालिटी रिव्यू होगा टाइम टू टाइम, जो उसका सुपरविज़न होगा, तो जो भी पब्लिक डिटेल्स आएंगी और वो अगर ट्रांसपेरेंट हैं तो लोगों का क्या होगा कि उस पर फेथ बनेगा और लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। और बैंकों को ये पता है कि अगर हमारी रिपोर्ट बाहर, हमारा जो भी ये बैलेंस शीट्स बन रही हैं और ये बाहर आएंगी, डिस्क्लोजर्स होंगे अलग अलग टाइप के, आरटीआई भी अब तो बैंकों पे लग जाता है, तो पब्लिक उस हिसाब से हमें रेटिंग देगी। अगर हमारी इमेज ख़राब हो गई तो लोग हमारे यहाँ डिपॉजिट नहीं करेंगे, लोगों को डर रहेगा हमारा पैसा ना डूब जाए, तो वो अपने आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे और बहुत ही प्रूडेंटली उस बैंक को चलाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मार्केट डिसिप्लिन ही उनको मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है एक स्टेबिलिटी और एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। मार्केट का यूज़ करना बैंकों को प्रमोट करने के लिए कि वो इन नॉर्म्स को फॉलो करें और स्टेबिलिटी मेंटेन रखें और कोई केयरलेसनेस ना हो मैनेजमेंट में। ये मार्केट डिसिप्लिन 3 हो गया। अब हम देखेंगे बेज़ल 3 नॉर्म्स जो आज चल रहे हैं। बेज़ल 2 नाम 2006 तक इंट्रोड्यूस होने थे। उसके बाद क्या हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बहुत भयंकर क्राइसिस आया। उसमें ये देखा गया कि इवन वेल कैपिटलाइज बैंक भी जो थे ना, बड़े बड़े बैंक जो लेहमान ब्रदर्स है, आपको शायद पता ना हो कि जिस दिन लेहमान ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फ़ाइल की थी उसके एसेट उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा थे, फिर भी उसने बैंक्रप्सी फ़ाइल की क्योंकि जो उसके एसेट थे वो इलिक्विड थे, वो कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहे थे, उसका जो उसको लोगों को देना था। तो क्या हुआ था कि रिस्क वेटेड एसेट, तो फिर ये चीज़ को देखते हुए पूरा कैपिटल फ्रेमवर्क में ओवरहॉल किया गया और फिर बेज़ल 3 नॉर्म्स लाए गए और 2011 के करीब लाए गए। आरबीआई ने बहुत आने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बैंकों को कह दिया था और ऑलमोस्ट आज तक ये पूरे थोड़े थोड़े इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। पूरी तरीके से शायद आज भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, काफ़ी हद तक हो गए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम देख लेते हैं। इंक्रीज़ क्वांटिटी और क्वालिटी, दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ कैपिटल पर ध्यान था। इसमें क्या था कि CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का या फिर कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% ही रहा रेशियो मैंडेटेड बेज़ल नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन आरबीआई ने इंडियन बैंक्स के लिए 9% रखा। आरबीआई को लगा होगा कि शायद एवर डेवलपिंग कंट्री, अभी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और एफिशिएंट होना है, तो उसने 9% इंडियन बैंक्स के लिए रखा है। हमारे यहाँ 9% है, वैसे 8% है। टायर 1 कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट 6% थी। तो टायर 1 आपको पता होगा कि वो कैपिटल है जो थोड़ा क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, इसीलिए इसको 6%, टायर 2 को 2%। बेज़ल नॉर्म्स के हिसाब से इंडिया में आरबीआई 7% 1 के लिए और 2% 2 के लिए ही रखा है। तो आप जान सकते हैं कि इंक्रीज़ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो गई है कैपिटल की। ये प्लीज़ नंबर्स याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ ही लेता है कोई। दूसरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है लीवरेज रेशियो। ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई 3 नॉर्म्स में, बेज़ल 3 नॉर्म्स में। तो कमेटी ने इंट्रोड्यूस अ सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन रिस्क बेस्ड लीवरेज रेशियो एज अ सप्लीमेंट किसका? बैकस्टॉप मेजर। बैकस्टॉप होता है जो लास्ट रिजॉर्ट के मेजर्स होते हैं, ठीक है ना। बैकस्टॉप मेजर्स टू दी रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। देखिए क्या था इसका मतलब कि एज अ सप्लीमेंट था ये रखा गया रिस्क, ये जो लीवरेज रेशियो एज अ नॉन रिस्क बेस्ड लीवरेज रेशियो जो सप्लीमेंट करेगा रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को। आगे इसको आपको समझ आएगा। तो
लीवरेज रेशियो एज अ सिंपल अकाउंटिंग मेजर विल कैप्चर द रिस्क ऑफ एक्सेसिव लीवरेज। देखिए, बैंक्स जो हैं एक्सेसिव लीवरेज ना करें। लीवरेज का बेसिक मीनिंग होता है कि आप डेप्थ का यूज़ करके कुछ खरीदते हैं, अपने एसेट बढ़ाना शुरू कर दें, इन्वेस्ट करने लगें डेप्थ उठाकर, इसको लीवरेज करना कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो इट विल कैप्चर द रिस्क ऑफ एक्सेसिव लीवरेज ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग लो रिस्क एसेट्स। कोई बैंक के एसेट्स लो रिस्क वाले हैं, लो रिस्क वाले एसेट किसी बैंक की बात है, उसके बेसिस पर कोई लीवरेज ना कर ले बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। ये रिस्क को अकाउंट करने के लिए जो पहले रिस्क बेस्ड कैपिटल का ध्यान रखा गया ना, ट्रेडिशनली कहा गया कि भाई जो रिस्क बेस्ड कैपिटल रेशियो है वो रखा गया रिस्क को ध्यान में रख के, CAR को ध्यान में रख के। लेकिन वो लीवरेज बैंक ना कर लें इस चीज़ को अकाउंट ना कर रहा था। मान लीजिए किसी के बैंक के वो तो बहुत अच्छे हैं एसेट, रिस्की भी कम है, लेकिन वो उसके बेसिस पे बहुत भारी लीवरेज कर लेता है, वो नहीं करना है। तो इस लीवरेज रेशियो को कितना रखा गया कि भाई कितना बैंकों का होना चाहिए ये रेशियो, कितना, ये 3% होना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। 3% होना चाहिए। तो ये होता क्या है, टायर 1 कैपिटल को जब आप डिवाइड करते हैं टोटल कंसोलिडेटेड किसी बैंक के एसेट को, तो और लेकिन हाँ 3% बेजल नॉर्म 3 के हिसाब से और RBI के हिसाब से ये 4.5% होने चाहिए। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अब है लिक्विडिटी रेगुलेशन। देखिए, लिक्विडिटी को भी बैंकों ने ध्यान रखा कि आप अपने रिस्क वेटेड एसेट के हिसाब से कैपिटल तो रख लेते हैं, बट वो बैंक्स कितने लिक्विड हैं। मैंने आपको लेहमान ब्रदर्स का भी एग्जांपल दिया ना कि उसके एसेट बैंक जिस दिन उसने बैंक्रप्सी फाइल की उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा थे, लेकिन एसेट लिक्विड ना होने की वजह से उसको फेल हो गया, वो बैंक को ख़त्म कर दिया गया, तो लिक्विडेट करा गया। तो द बैंक, तो बेजल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स टू इम्प्रूव द रेजिलियंस ऑफ बैंक। 2 ऐसे रेशियो दिए गए जो बैंक्स का लिक्विडिटी शॉक्स हो जाए, एकदम से उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, हो जाता है, स्थिति ऐसी क्रिएट हो सकती है। तो उससे बचने के लिए इन 2 रेशियो को वो अगर मेंटेन रखता है तो उसको ये हेल्प होगी। शायद स्थिति रिस्क प्रपोर्शंस तक ना पहुँचे, बैंक रन जैसी स्थिति ना हो। तो पहला क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये है, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट वेयर बाय बैंक्स मस्ट होल्ड एन अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड। बैंक्स बहुत अपनी हाई क्वालिटी की लिक्विड एसेट को रखें, जिससे कैश हो जाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो जाए, जो इनफ हो कैश का, जो उसके 30 दिन का कैश का आउटफ्लो होना है, जहाँ जहाँ उसको 30 दिन तक पैसे देना है, इतने की रिक्वायरमेंट का लिक्विड एसेट उसके पास हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट उसके पास होनी ही चाहिए। 30 दिन का लिक्विडिटी आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए क्या मतलब हुआ कि भाई अगले 30 दिन तक उसको कितना विड्रॉल उसके यहाँ से हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको क्या करना है कि ये बैंकों को हाई क्वालिटी एसेट्स को जब नेट लिक्विडिटी आउटफ्लो फॉर 30 डेज जब डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा। और ये कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 100% से अबव होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा ये रिक्वायरमेंट। अब है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग एट अ बैंक, जो बैंकों को मेंटेन करना चाहिए, किसी भी स्थिति में ना आ जाए। लेकिन हाँ, इसका डिफरेंस क्या हुआ पहले से कि भी ये उस चीज़ के लिए लिखी हुई है कि कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आ जाए, कोई आउटफ्लो आ जाए फ्रॉम ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट्स। अब बैंक्स की लायबिलिटी के हिसाब से उसको डिपॉजिट्स हैं, ये तो उसकी बैलेंस शीट पर हैं, पर कुछ चीज़ें ऑफ बैलेंस शीट भी तो हो सकती हैं ना। मैंने जैसे आपको बताया, आग लग गई, कोई बहुत तगड़ा फ़ाइन लग गया, कहीं वो केस हार गया बहुत बड़ा है, तो ये सब चीज़ें ऑफ बैलेंस शीट हो गई। कुछ कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई बहुत बड़ा एकदम से स्कैम आ गया सामने, तो और उसकी वजह से स्थिति हिल गई, तो ये नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जो है ये वो होगा, ये वहाँ हेल्प करेगा। ये भी 100% से ज़्यादा होना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक रह गया है काउंटर साइक्लिंग कैपिटल बफर।
काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तो डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है, जिसको हम देखते हैं कि क्या हुआ था क्राइसिस का समय। ये देखा गया कि जैसे लेहमान ब्रदर्स था ना, वो क्या कर रहा था कि वो दिखा रहा है, मार्केट दिखा रही है कि हालात ठीक नहीं है, हैवी सेलिंग हो रही है, फिर भी सिक्योरिटीज़ इशू कर रहा था वो। मैंने सिक्योरिटाइजेशन मेन रीज़न क्राइसिस के पीछे, उस पर पूरा एक वीडियो बना हुआ है, प्लीज़ आप उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, क्राइसिस को समझने में भी हेल्प होती है उसमें। तो क्या होता है कि ये बहुत ही उल्टा काम चल रहा था। तो क्या हो रहा था कि अब आप ये देखिए कि जब अच्छा समय होता है तो उसी में हमेशा ये कहा जाता है, कॉमन सेंस यही बनती है कि आप अच्छा समय चल रहा है तो उसमें से कुछ सेव कर लीजिए बुरे समय के लिए, रेनी डे के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा था। ऐसा कुछ देखा गया कि स्ट्रेस के समय ही अपनी अर्निंग्स को जगह जगह पर फालतू जगहों पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक जगह से बैंक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बेसल 3 नॉर्म्स ने क्या किया कि एक बफ़र बोला, कैपिटल कंजर्वेशन बफ़र बोला, जो होना चाहिए 2.5% किसी भी बैंक के रिस्क वेटेड एसेट्स का, ठीक है। तो और ये जो होना चाहिए, हाँ, और ये होना क्या चाहिए, टायर 1 कैपिटल ही होनी चाहिए इस बफ़र के अंदर। और ये ओवर एंड अबव जो CR की रिक्वायरमेंट है 8% की, हमारे बैंक्स के लिए 9% है, ठीक है ना। ये तो एक बात हो गई कि ये ओवर एंड अबव 2.5% होना चाहिए जो CAR है। और इस बफ़र को आपने बनाना है उस पीरियड में आउटसाइड ऑफ स्ट्रेस, रिसेशन के समय नहीं, जब बूम चल रहा होता है मार्केट में, रिकवरी बिजनेस साइकिल में, उस समय पे बैंक्स को ही अपना बफ़र बनाना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए रिसेशन के समय, मंदी के समय। जैसे कि आप जानते थे कि इकॉनमी ऑलमोस्ट नेगेटिव चली गई थी GDP में आपके कोरोना के समय। ये आज भी कुछ उम्मीद है, ऐसा मानना है कि ऐसा डर है कि शायद रिसेशन आ जाए। तो अच्छे समय में इस एसेट को बनाना और फिर ज़रूरत के हिसाब से आप इसको ड्रेन भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं बुरे समय में। तो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, काउंटर साइक्लिक मतलब बिजनेस साइकिल के अगेंस्ट काम करना, अच्छे समय में एसेट को बिल्ड कर लेना और ड्रेन कर देना, पैसे को खर्च कर देना जब रिसर्च आ रहा है। तो ये काउंटर साइक्लिक है, याद रखना। कैपिटल बफर नीड्स टू बी बिल्ड आउटसाइड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसल नॉर्म्स ख़त्म होते हैं। मैं आपको जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे या फिर कुछ गलत लगे मेरा, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा अगर ये किसी के काम आ सकती है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे अगर कोई वीडियो आपके और काम आ सके तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।